हमारे समाज में आए दिन हर रोज कोई ना कोई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, पर इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा संख्या प्रेम प्रसंग को लेकर होता है। कभी कभी तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जिन्हें देखने के बाद, जिन्हें सुनने के बाद हमें खुद के भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। इसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार ज़िले का एक थाना पड़ता है ज्वालापुर। ज्वालापुर थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है कैस्थवाना, और इसी कैस्थवाना इलाके का रहने वाला नवाबुद्दीन, पत्नी का नाम रुखसाना। नवाबुद्दीन के टोटल 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां। नवाबुद्दीन जो कि बेहद ही गरीब परिवार से है, जहां तहां मजदूरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है। नवाबुद्दीन के बड़े बेटे का नाम मेहताब जब 10 साल का होता है तभी नवाबुद्दीन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद से नवाबुद्दीन के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसकी पत्नी रुखसाना के ऊपर आ जाती है। रुखसाना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए जहाँ तहाँ लोगों के घरों में काम करती है, थोड़े बहुत पैसे कमाती है और अपने बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश करती है। लेकिन रुखसाना का बड़ा बेटा मेहताब जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपनी माँ की सारी जिम्मेदारियाँ अपने सर पे ले लेता है और फिर इसी ज्वालापुर में एक प्लास्टिक की दुकान करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है। लेकिन मेहताब जितने भी पैसे कमाता है, बड़ी ईमानदारी से उसे ला करके अपने माँ के हाथों में दे देता है। उसकी माँ भी इन पैसों को जैसे तैसे इकट्ठा करती है, क्योंकि रुखसाना का भी काम करते करते उसके शरीर में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती है। रुखसाना धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा करती है ताकि अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी कर दे और अपने घर में एक बहू लाए ताकि उसकी सेवा हो सके। जैसे ही रुखसाना के हाथ में थोड़े पैसे हो जाते हैं, रुखसाना अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाशी करना शुरू कर देती है और रुखसाना की यह तलाशी बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है और इसी रेवाड़ी की रहने वाली आरजू मिल जाती है। आरजू जिसकी उम्र है लगभग 22 से 23 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। आरजू के पिता का नाम मोहम्मद इस्लाम। और फिर 25 नवंबर 2021 को रुखसाना अपने बेटे मेहताब की शादी आरजू से कर देती है। आरजू जब शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है, अपने परिवार वालों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। बात कर रहा हूं मैं 29 अप्रैल 2022 के रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास, रमज़ान का महीना था। रुखसाना अपने बेटे और बहू के कमरों तक जाती है और अपनी बहू को जगाने की कोशिश करती है। कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, सहरी खा लो, वरना कल का रोज़ा छूट जाएगा। अंदर से आरजू जवाब देती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये रोज़ा नहीं रहेंगे। रुखसाना वापस अपने कमरे में आ जाती है, आकर के सो जाती है। सुबह का 9 बज जाता है, लेकिन सुबह का 9 बजने के बाद भी ना तो आरजू अपने कमरे से बाहर निकलती है और ना ही उसका पति अपने कमरे से बाहर निकलता है। इसीलिए रुखसाना काफ़ी गुस्से में अपने बहू बेटे के कमरे के सामने जाती है और अपनी बहू को काफ़ी गुस्से में आवाज़ देती है। कहती है कि सुबह का 9 बज चुका है और अभी तक तुम लोग कमरे से बाहर नहीं निकले। आरजू फिर से जवाब देती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें सोने दें। लेकिन रुखसाना अब काफ़ी गुस्से में आ जाती है और आरजू से कहती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोल, मुझे अपने बेटे की तबीयत को देखना है। रुखसाना तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी आरजू दरवाज़ा नहीं खोलती है। बार बार कहने के बावजूद भी जब आरजू दरवाज़ा नहीं खोलती है तो रुखसाना को कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अटपटा लगता है। फिर रुखसाना अपने आस पड़ोस के जानने वालों को बुला कर लाती है। आस पड़ोस के लोग जब आते हैं, आरजू से कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन पड़ोसियों के कहने के बावजूद भी आरजू दरवाज़ा नहीं खोलती है। तब पड़ोसी वाले धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। तब कहीं जा कर के आरजू दरवाज़ा खोलती है तो रुखसाना देखती है कि उसका बेटा मेहताब नीचे दरी बिछाकर चादर ओढ़ करके सोया हुआ है। रुखसाना अपने बेटे के शरीर से जब चादर हटाती है तो देखती है कि मेहताब नग्न अवस्था में सोया हुआ है, थोड़ा सा हिल डुल भी नहीं रहा है। उसकी स्थिति देख करके सबको लगता है कि शायद उसकी वाकई में काफ़ी सीरियस तबीयत खराब है। उसी चादर में लपेट करके उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, डॉक्टर तुरंत ही मेहताब को मृत घोषित कर देते हैं। जैसे ही इस बात की खबर मेहताब की पत्नी और उसके माँ को जब मालूम चलता है, दोनों दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं।
पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मेहताब के शरीर पे कोई घाव का निशान नहीं दिखाई देता है। फिर भी पुलिस मेहताब की डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मेहताब की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चलता है कि मेहताब की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। जैसे ही इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है पुलिस को लगता है कि मेहताब जिस वक्त अपने कमरे में सो रहा था उसके कमरे में उसकी पत्नी आरजू के अलावा और कोई भी नहीं था। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले मेहताब की पत्नी आरजू से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति की हत्या किसने किया है। आरजू जो कि रो रो करके अपना बुरा हाल कर चुकी थी पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे नहीं पता कि मेरे पति की हत्या किसने किया है। पुलिस आरजू से कई तरह का सवाल करती है लेकिन आरजू अपने बातों से पीछे नहीं हटती है। पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देती है कि साहब मैंने अपने पति की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए आरजू के खिलाफ में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। सबसे पहले आरजू के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। सीडीआर जब चेक करती है तो पता चलता है कि उसके सीडीआर में एक ऐसा नंबर मौजूद है जिस पे आरजू पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी कासिफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। कासिफ जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के आसपास, जो रेवाड़ी इलाके का ही रहने वाला है। इसी सीडीआर के आधार पर पुलिस कासिफ को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और कासिफ से आरजू के बारे में पूछताछ करती है कि तुम्हारा और आरजू के बीच में क्या रिश्ता है, तुम दोनों इतनी क्यों बातें कर रहे थे। इस पर कासिफ पुलिस वालों को देख करके काफ़ी डर जाता है और तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। कासिफ बताता है कि उसका और आरजू का शादी से पहले से ही लव अफेयर चल रहा था। आरजू और कासिफ के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है इस बात की जानकारी ना तो आरजू के घर के परिवार वालों को मालूम चलता है और ना ही कासिफ के घर परिवार वालों को मालूम चलता है। कासिफ और आरजू के प्यार का परवान जब चढ़ता है दोनों शादी करने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन इस शादी के लिए दोनों ही अपने घर परिवार वालों से बातचीत नहीं करते हैं। तब तक इधर रुखसाना अपने बेटे मेहताब की रिश्ता लेकर के आरजू के घर पे पहुंच जाती है। जैसे ही मेहताब की शादी आरजू से तय हो जाती है तब जाकर के आरजू अपनी सारी सच्चाई अपने अब्बू से बताती है। आरजू कहती है कि मैं कासिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं शादी सिर्फ और सिर्फ कासिफ से ही करूँगी। आरजू जब इस तरह की बातें अपने अब्बू से कहती है तो मोहम्मद इस्लाम कहता है कि मैं इस शादी को कभी मंजूरी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा जहाँ पे रिश्ता तय किया है तुम्हें वहीं पे शादी करना पड़ेगा। आरजू के अब्बू कई तरह के वास्ता आरजू के सामने रख देते हैं। आरजू भी अपने पिता के सामने इस कदर से मजबूर हो जाती है कि इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी के लिए तो तैयार हो जाती है लेकिन साथ ही साथ अपने आशिक आसिफ से बात करती है और कहती है कि मैं भले ही शादी करके अपने ससुराल जा रही हूँ लेकिन मैं अपनी जीवन मेहताब के साथ में नहीं व्यतीत कर सकती हूँ। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूँगी। जब इस तरह की बातें अपने आशिक से कहती है तो कासिफ कहता है कि जब तुम शादी कर ही लोगी तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊँगा। इस पे आरजू आसिफ को एक प्लान बताती है। कहती है कि मैं शादी करके तो अपने ससुराल जा रही हूँ लेकिन मैं अपने पति को नज़दीक नहीं आने दूंगी। तब तक तुम कहीं ना कहीं एक नौकरी ढूंढ लेना और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। आरजू जब अपनी पूरी प्लान के बारे में अपने आशिक से बताती है तो इसे सुन करके कासिफ भी खुशी के मारे झूम उठता है। आरजू जब शादी करके अपने ससुराल जाती है पहली रात को मेहताब जब अपनी पत्नी के नज़दीक पहुंचता है उसके सर से जब उसके घूंघट को उठाता है आरजू अपने पति के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने एक मन्नत मांगा है कि 1.25 महीने तक मैं आपके नज़दीक नहीं आऊँगी। क्या आप चाहते हैं कि वो मेरी मन्नत पूरी ना हो। मेहताब जो कि बेहद ही सीधा साधा अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है कि मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी कोई तमन्ना अधूरी रह जाए। और फिर आरजू और मेहताब एक ही कमरे में दोनों अलग अलग सोने लगते हैं। शादी का जब 4 दिन का वक्त गुजर जाता है चौथे दिन पे आरजू अपने मायके जाती है। मायके जब जाती है तो मायके पहुंचने के बाद सबसे पहले कासिफ के नंबर पे फ़ोन करती है, उसका हाल चाल पूछती है। कासिफ कहता है कि जब से तुम शादी करके अपने ससुराल चली गई हो मेरा बुरा हाल हो चुका है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आरजू कहती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए 4 दिन के बाद ही मैं अपने मायके आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द कहीं कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम शादी कर लें। आरजू जब कहती है कि मैं अपने मायके आई हूँ तो इसे सुन करके कासिफ भी खुशी के मारे उछल पड़ता है और कहता है कि अगर तुम अपने मायके आई हो तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ।
आरजू कहती है कि मैं 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई हूँ, जब भी तुम्हें मौका मिले तो मिलने के लिए आ सकते हो। लेकिन उसके दूसरे दिन ही मेहताब अपने ससुराल चले जाता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। ससुराल जब पहुंचता है तो अपने ससुर से अपने पत्नी को साथ लाने के लिए इजाज़त मांग लेता है। आरजू जो कि अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आरजू के पास कोई बहाना भी नहीं था जिसकी वजह से वो अपने मायके में रुक सके। आखिरकार मजबूर होकर अपने पति के साथ ससुराल चली आती है। जैसे जैसे इधर समय गुजरने लगता है, 1.25 महीना जब नज़दीक आने को शुरू होता है, बीच बीच में आरजू कई बार काशिफ के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि जल्द से जल्द तुम कहीं ना कहीं नौकरी ले लो ताकि हम शादी कर लें, क्योंकि अब 1.25 महीना पूरे होने को आया। काशिफ भी कहता है कि मैं अपनी तमाम कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन देखते ही देखते लगभग 1.25 महीने का समय गुजर जाता है और काशिफ को कोई नौकरी नहीं मिलती है। इधर जैसे ही 1.25 महीने का समय गुजर जाता है, मेहताब पहली बार अपनी पत्नी के नज़दीक पहुंचता है और पहली बार मेहताब और आरजू के बीच में संबंध बनता है। उस वक्त आरजू के पास भी कोई बहाना नहीं था कि अपने पति को रोक सके। जब दोनों के बीच में संबंध बनता है, अगले दिन आरजू जब सुबह में उठती है, सबसे पहले अपने आशिक के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे ना चाहने के बावजूद भी मेरा शरीर गंदा हो गया, मैंने अपने पति के साथ संबंध बना लिया, अब बताओ कि मैं क्या करूं, अब हम शादी कब करेंगे। आरजू जब जैसे ही इस तरह की बातें अपने आशिक से कहती है तो काशिफ कहता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने ससुराल में हो, अपने पति के साथ हो, तुम्हारे पति के साथ में तुम्हारा संबंध भी बन चुका है, तो बेहतर है कि तुम अपने पति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करो। काशिफ जब इस तरह की बातें कहता है, इसे सुन करके आरजू को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद से आरजू जब भी अपने पति के साथ में सोती है, मेहताब अक्सर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। आरजू नहीं चाहती है कि उसका पति उसके शरीर को टच करे, लेकिन न चाहने के बावजूद भी दोनों के बीच में संबंध बनता है, क्योंकि आरजू को लगता है कि अगर वो अपने पति को मना करती है तो कहीं उसके पति को उसके बारे में सारी असलियत मालूम न चल जाए। देखते ही देखते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। 29 अप्रैल 2022 को रुखसाना का पूरा परिवार खाना वाना खा करके सो जाता है। मेहताब भी जब अपनी पत्नी के साथ में सोता है, उस रात भी अपने पत्नी के साथ में संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद मेहताब तो सो जाता है, लेकिन आरजू के आंखों में नींद ही नहीं आती है। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। आरजू को लगता है कि उसके पति मेहताब की वजह से ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर उसकी शादी मेहताब से नहीं होती तो उसकी शादी उसके मनपसंद आशिक से ज़रूर हो गई होती। मेहताब की वजह से ही कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। जब इस तरह की बातें सोचने लगती है, सोचते सोचते आरजू के दिमाग में इस कदर से शैतान घुस जाता है कि गुस्से के मारे में अपने सिरहाने से तकिया उठाती है और अपने पति के मुंह पर तब तक दबा के रखती है जब तक मेहताब की सांसें नहीं रुक जाती है। जैसे ही मेहताब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसी रात को ही आरजू अपने आशिक के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि वो अपने पति की हत्या कर दी है। वाकई में काशिफ जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो काशिफ के ही तहरीर पे पुलिस अब आरजू के घर पे जाती है उसे अपने कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन पुलिस जब आरजू के घर पे जाती है तो पता चलता है कि आरजू अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। उसके बाद से पुलिस आरजू की हर जगहों पे तलाशी करती है, लेकिन आरजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 10 महीने का समय गुजर जाता है। इधर रुखसाना को लगता है कि शायद पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। रुखसाना बीच में कई बार पुलिस थानों में जाती है, पुलिस के ऊपर दबाव देती है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। लेकिन रुखसाना को जब लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, 10 महीने का जब समय गुजर जाता है, 25 जनवरी 2023 को रुखसाना अपनी बातों को उत्तराखंड के सीएम तक पहुंचाती है। सीएम तक जैसे ही बात पहुंचती है, ऊपर से पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव आ जाती है। पुलिस जैसे ही दबाव में आती है, आखिरकार 31 जनवरी 2023 को रेवाड़ी इलाके से ही पुलिस आरजू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब आरजू से उसके आशिक के बारे में पूछताछ करती है कि क्या इस हत्या में तुम्हारा आशिक भी शामिल था, तो आरजू कहती है कि नहीं साहब, इस हत्या के बारे में काशिफ को कुछ नहीं मालूम था। मैंने अपने काम को अंजाम देने के बाद तब मैंने आशिफ के नंबर पर फ़ोन करके बताया था। फिलहाल पुलिस ने आरजू को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।